नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युक्ति आयशा अकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन परीक्षाओं पर करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में पढ़ाया जाएगा। शुरू करते हैं 29 सितंबर के सवाल से। सवाल था, यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है? 4 विकल्प हैं, पेरू, कतर, जापान या ऑस्ट्रेलिया। सही विकल्प है कतर। आज का सवाल है, किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प हैं, सुधांशु वत्स, मिथुन मन्हास, शिरीष चंद्र मुर्मू या अजीत सिंह। सही विकल्प है शिरीष चंद्र मुर्मू। ये आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो कि 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश शासन के समय आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई थी। वहीं आरबीआई को अक्सर देश की अर्थव्यवस्था का प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह न केवल बैंकों को नियंत्रित करता है बल्कि पूरे देश की मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता की जिम्मेदारी भी निभाता है। वहीं इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है कोलकाता में और इसके गवर्नर वर्तमान में अभी शक्तिकांत दास जो कि 2018 से पद पर है। वहीं आरबीआई का प्रबंधन वही केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कम से कम 21 सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम ने 2025 में कौन सा एशिया कप जीता है? 4 विकल्प है, चौथा, छठवां, नौवां या पांचवां। सही विकल्प है नौवां। ये दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में 28 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब अपने नाम किया। वही यह मैच हाल के समय की सबसे रोमांचक भारत पाकिस्तान मुकाबलों में से एक माना जाएगा। एशिया कप की स्थापना की बात करें तो ये 1984 में एशियाई क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित हुआ। वही एशियन क्रिकेट काउंसिल जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया की एक प्रमुख क्रिकेट संचालक संस्था है जो एशिया कप सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन करती है। अगला सवाल है, भारत में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? 4 विकल्प हैं, शीतल देवी, रंजना पटेल, स्मृति सिन्हा या प्रियंका सिंह। सही विकल्प है शीतल देवी। ये दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप जो कि 2025 में भारत की शीतल देवी ने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। यह उपलब्धि उन्हें भारत की पहली महिला पैरा तीरंदाज बनाती है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। शीतल देवी जो कि माउंटेन गर्ल भी इन्हें बोला जाता है, ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं। ये बिना भुजाओं की आर्चर पैरों और ठोड़ी से खेलती हैं और 2023 के अर्जुन पुरस्कार जो कि इन्होंने ही जीता है। बात करें पैरा आर्चरी की तो पैरा आर्चरी ये विकलांग खिलाड़ियों की आयोजित तीरंदाजी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसमें शारीरिक दृष्टि या अन्य प्रकार की दिव्यांगता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। पैरा आर्चरी की शुरुआत की बात करें तो ये 1960 के रोम पैरालंपिक खेलों से हुई थी। वही प्रतियोगिता के वर्ग जो कि मुख्य रूप से 3 वर्ग होते हैं इसमें, जैसे रिकर्वर धनुष, कंपाउंड धनुष व दृष्टिबाधित धनुष। अगला सवाल है, हाल ही में किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? 4 विकल्प हैं, इसरो, डीआरडीओ, ओएनजीसी या आरबीआई ने। सही विकल्प है डीआरडीओ ने। ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड अब 7वीं बार आयोजित किए गए हैं जो सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों के नव प्रवर्तकों को उजागर करते हैं। वहीं डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो ये 1958 में हुई थी और यह भारत में रक्षा के लिए प्रमुख अनुसंधान और विकास की शाखा है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं, 24 मई, 14 अगस्त, 30 सितंबर या 10 सितंबर। सही विकल्प है 30 सितंबर। इसे अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे भी कहा जाता है। यह दिन संत जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है जिन्हें
बाइबिल का लैटिन में अनुवाद करने के लिए जाना जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में आधिकारिक रूप से 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस घोषित किया। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये अनुवादकों और भाषा विशेषज्ञों के योगदान को सम्मान देता है। वही भाषाई विविधता और वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना है इसका काम। अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प हैं, मुकुल राय, हरीश शेखर, आर वेंकट रमणी या अजीत सिंह। सही विकल्प है आर वेंकट रमणी। इनको अटॉर्नी जनरल का दोबारा नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना की आधारशिला रखी गई है, यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प हैं, राजस्थान, बिहार, गुजरात या मध्य प्रदेश। सही विकल्प है राजस्थान। यह परियोजना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है और इसे माही नदी क्षेत्र के नाम पर माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना भी कहा जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये है ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक इकाई की क्षमता जो कि 700 मेगावाट होगी और इसकी कुल स्थापित क्षमता की बात करें तो ये कम से कम 2800 मेगावाट होगी। अगला सवाल है, किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? 4 विकल्प हैं, बिहार, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। सही विकल्प है बिहार। ये बिहार के नवादा जिले में है। यह क्षेत्र जो कि प्रवासी पक्षियों और स्थानीय जलीय जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। उदयपुर झील जो कि बिहार के दरभंगा जिले में है और इसे सुखू सागर भी कहा जाता है। यह झील जल पक्षियों और मछलियों के प्रजनन स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। ये बिहार मैप और इसके बिहार की राजधानी है पटना। अगला सवाल है, भारत ने सितंबर 2025 में निम्न में से किस प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान को विदाई दी? 4 विकल्प हैं, मिराज 2000, सुखोई Su-30 या HAL तेजस। चौथा ऑप्शन है MiG-21। सही विकल्प है MiG-21। ये MiG-21 एक सोवियत संघ द्वारा निर्मित सुपरसोनिक जेट फाइटर है। इसे भारत ने 1963 में सोवियत संघ से खरीदा था और यह भारतीय वायुसेना जो कि 60 वर्षों तक सेवा में रहा है। इसे एक और नाम से जाना था जिसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा गया है क्योंकि यह वर्षों में कई दुर्घटनाओं में इसकी भूमिका रही है। वहीं इसे 1971 का भारत पाक युद्ध MiG-21 ने पाकिस्तान पर हवाई हमलों से निर्णायक भूमिका निभाई। वहीं इसका इस्तेमाल कारगिल युद्ध में भी जो कि 1999 के दौरान हुआ था। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए किस राज्य की VAT छूट को रद्द किया है? 4 विकल्प हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या दिल्ली। सही विकल्प है राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राज्य के भीतर और बाहर उत्पादित वस्तुओं के बीच भेदभाव हो रहा है, इसलिए उसने इस उत्पाद को रद्द कर दिया। यह अनुच्छेद जो कि 304A का उल्लंघन करता है और अन्य राज्यों से आने वाली समान वस्तुओं के साथ भेदभाव करता है। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए, भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ पर लॉन्च किया है? 4 विकल्प हैं। सही विकल्प को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।